नेशनल ट्रेजर द सिटी ऑफ गोल्ड का सीक्वल पार्ट है, यानी कि ये इस मूवी का सेकंड पार्ट है। आज से सालों पहले एशिया के अंदर एक ऐसी बात कही गई थी कि पुराने समय में करीबन 7 ऐसी सिटियां थी जो कि पूरी तरीके से सोने से बनी हुई थी, यानी कि वहाँ की हर गली और हर सामान सोने का ही बना हुआ था। इसी के अंदर से एक सिटी का नाम था सिबोला। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे वैसे खोजी दस्तों ने इसे खोजा भी था, लेकिन कोई भी इसके अंदर सक्सेस नहीं हुआ था। और आज ये मूवी इसी सिबोला के गोल्ड के बारे में है। तो चलिए बिना प्रतीक्षा कराए मैं आपको ले चलती हूँ दोस्तों एक ऐसी बुक जिसके अंदर ऐसी क्लूज है जो कि आपको सिबोला शहर के अंदर ले जाएगी, यानी कि जहाँ है हर चीज सोने से बनी हुई। कहानी की शुरुआत कुछ पुराने समय से होती है, यानी कि 14 अप्रैल 1865, जहाँ हमें वॉशिंगटन दिखाया जाता है। यहाँ पे हमें ये दिखाया गया है कि एक थिएटर प्ले हो रहा था जहाँ पे अब्राहम लिंकन भी बैठे थे, और वहीं पे हमें थॉमस गेट्स दिखाए जाते हैं। गाइस, आपने पिछली मूवी अगर देखी थी तो आप जानते हैं कि थॉमस गेट्स बेन के ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर थे। कोई दो लोग अपनी बुक लेके आते हैं और थॉमस को कहा जाता है कि इस बुक की पहेली सुलझाई जाए। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये दो लोग कौन थे। जब सिविल वॉर चल रहा था तो जो सामने वाली पार्टी थी वो KGS की पार्टी थी। गाइस, ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी सिविल वॉर के अंदर ये हारी हुई पार्टी थी। इसी कारण ये अब्राहम लिंकन से भी दुश्मनी मोल लिए हुए थे और साथ ही में ये गोल्ड की भी तलाश कर रहे थे, यानी कि ये भी नेशनल ट्रेजर के हंटर ही थे। अगर इस KGS की ऑर्गेनाइजेशन को पहले ही गोल्ड मिल जाता तो शायद सिविल वॉर के अंदर अब्राहम लिंकन कुछ भी नहीं कर पाते और ये वॉर कोई दूसरा ही मोड़ ले लेता। यहाँ थॉमस जब इन कोड्स को पढ़ने की कोशिश कर रहा था तो उसे ये पता चल चुका था कि ये लोग विल्किंसन है और KGS ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं और इसी के साथ में ये गोल्ड को भी ढूंढ रहे हैं। और यहाँ इनमें से एक इंसान विल्किंसन पहुँच जाता है थिएटर के अंदर और वो अब्राहम लिंकन को शूट कर देता है। जब इस चीज की भगदड़ मचनी शुरू हो जाती है तो थॉमस वहाँ से उन बुक के पेपर को निकाल के आग में फेंक देता है ताकि कभी भी KGS को सिबोला के गोल्ड के बारे में ना पता चल पाए। थॉमस का बेटा अपने फादर को आंखों से मरता हुआ देख रहा था। मरते वक्त थॉमस अपने बेटे को कहता है कि कर्ज सबको अदा करना पड़ता है। इस पहेली का मतलब गाइस आपको आगे पता चलेगा। जो पेजेस थॉमस ने जलाए थे उनमें से अभी भी एक पेज आखिर में बच गया था और वो पेज बचा लिया गया था। तकरीबन 142 इयर्स बाद में हमें फिर से आज का प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें बेन दिखाया जाता है जो कि एक सिविल वॉर हीरो सेमिनार के अंदर होस्टिंग कर रहा था, जिनमें थॉमस गेट्स का नाम भी आता है। और तभी वहाँ ऑडियंस में से बैठा एक इंसान खड़ा हो जाता है। वो बोलता है कि बोट्स की डायरी का एक पन्ना जो बच गया था उसके अंदर थॉमस गेट्स का नाम भी लिखा था, यानी कि अब्राहम लिंकन की डेथ के अंदर थॉमस भी इन्वॉल्व था। जब ये बात बेन और बेन के फादर सुनते हैं तो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम ये बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हो मेरी ग्रैंडफादर के ऊपर। वो आदमी नीचे उतरता है और खुद की सफाई देता है। वो बताता है कि मैं विल्किंसन फैमिली से ही हूँ, यानी कि जो बोट्स थे वो मेरी ग्रैंडफादर थे और वो जो आखिरी पेज जल रहा था वो मेरे पास में है और उसके अंदर थॉमस गेट्स का नाम भी लिखा है। अब उस पेज को वहाँ जूम करके देखा जा रहा था तो वहाँ पे थॉमस गेट्स का नाम भी लिखा था। ये बात देख के बेन काफी ज्यादा हैरान हो चुका था कि उसके ग्रैंडफादर ऐसा कभी भी नहीं कर सकते थे और बेन को अब अपने फैमिली का नाम बचाना था। कहानी के अगले सीन में हम देखते हैं राइली को, जो कि एक बुक स्टोर में अपनी ही लिखी हुई बुक्स को बेच रहा था। वहाँ कुछ लड़कियाँ आती है उससे बुक्स खरीदती है, लेकिन वो सभी बेन से इम्प्रेस थी क्योंकि बेन ही मेन ट्रेजर हंटर था। और उसके बाद राइली को पता चलता है कि अब उसकी कार को भी टैक्स लगने के कारण ले जाया गया है। वो अपना सामान लेके जब बेन के पास में पहुंचता है तो बेन उसे पूछता है कि तुम्हारी कार कहाँ है, तो बताता है कि मैंने एक फर्जी कंपनी ओपन की थी जिसी के कारण मुझे एक्स्ट्रा टैक्स भरना पड़ा और उसके कारण मेरी कार भी जा चुकी है। राइली जब बेन से पूछता है कि तुम्हारे क्या हाल चाल है तो वो ये बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो चुका है, हम दोनों अलग हो चुके हैं और मेरी फैमिली को गद्दार घोषित कर दिया गया है, यानी कि अब्राहम लिंकन की डेथ के अंदर हम भी इन्वॉल्व थे। बेन कहता है कि मुझे वो पेपर देखना पड़ेगा तभी जाके इसके अंदर की पहेली सुलझेगी। वो पेपर म्यूजियम में रखा है, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें चेस का ID कार्ड चाहिए। गाइस, आप सभी जानते हैं कि चेस कौन है। पिछली मूवी में हमें दिखाया गया था कि बेन के साथ में डॉक्टर चेस भी इस पूरी ट्रेजर हंटिंग में साथ थी। अब बेन को अपने ही घर में चोरों की तरह घुसना पड़ा और वहाँ से वो डॉक्टर चेस का ID कार्ड उठा लेता है, लेकिन जाने से पहले उसे दिखता है कि डॉक्टर चेस ऑलरेडी किसी को डेट कर रही थी और वो किसी और के साथ में अपने घर आती है। ये चीज बेन को बर्दाश्त नहीं होती है और इसी कारण वो चेस के सामने आ जाता है। तब चेस पूछती है कि राइली कहाँ पर है और अब राइली और बेन दोनों रंगे हाथों पकड़े जाते हैं इन्हीं के घर में चोरी करते हुए। इन सारी बात चेस को बताता है कि कैसे उस सेमिनार के अंदर ये बताया गया कि थॉमस भी अब्राहम लिंकन की मौत के अंदर उतना ही भागीदार है जितना कि विल्किंसन है, इसी कारण मुझे वो जला हुआ पेज पढ़ना है। तो चेस कहती
है कि मैंने उस पेज को पहले भी पढ़ा था, उसके ऊपर किसी तरीके का कोई सुराग नहीं है और न ही कोई मैप बना है। लेकिन फिर भी बेन के कहने पे डॉक्टर चेज उस पेज को वापस देखते हैं। ये लोग काफी देर उसे देखने के बाद में भी कुछ सुराग नहीं देख पाते हैं और तभी इन्हें क्लू मिलता है और वो पेज को पलट देते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि इसके पीछे कुछ और कोडिंग्स पे लिखे हैं जो कि दो अक्षरों के कॉम्बिनेशन में है। अब कहानी का अगला सीन वापस से पहुंच जाता है FBI के ऑफिस में। वहाँ हमें फिर से दिखाया जाता है सेडेस्की, जिसके पास में उनके एजेंट न्यूज़पेपर लेके आते हैं और वो बताते हैं कि आपका साथी यानी कि थॉमस गेट्स को अब्राहम लिंकन की मौत से जोड़ दिया गया है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेन रायली और बेन के फादर ये न्यूज देख रहे थे कि अब ये अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि ऑफिशियली थॉमस गेट्स ही अब्राहम लिंकन की मौत के अंदर शामिल था। लेकिन अभी भी बेन ये बात मानने को तैयार नहीं था कि तभी वो ये सर्च करने लगता है कि जो दो नंबर की सेट है उन्हें कैसे ब्रेक किया जाए और तब जाके उन्हें आखिर में क्लू मिल जाता है जिसके अंदर लाबुले लिखा था। वहाँ चेज विल्किंसन से मिलती है। विल्किंसन को ये बताने के लिए डॉक्टर चेज आई थी कि वो जो पेपर आपने दिया था उसके अंदर कुछ वर्ड्स मिले हैं। हालांकि वो पेपर विल्किंसन का था, इसलिए ऑफिशियली सारी न्यूज डॉक्टर चेज को विल्किंसन को देनी ही पड़ेगी। और उसी समय डॉक्टर चेज के पास में बेन का फोन आता है और वो कहता है कि हमने पहेली सुलझा ली है। जो उस पेपर पे लिखा था वो था लाबुले, लेकिन अभी भी कुछ वर्ड्स बाकी हैं। उस पहेली को सुन के डॉक्टर चेज बताती है कि आखिरी वर्ड हो सकता है लेडी। ये सारी बात वहाँ पे विल्किंसन भी बैठ के सुन ही रहा था। अब जो यहाँ पे नया क्लू था वो था लाबुले लेडी का, यानी कि एडवर्ड लाबुले। इन्होंने ही स्टैचू ऑफ लिबर्टी को बनाया था। हम सभी जानते हैं कि ये 3 स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, जिसके अंदर से उन्होंने सिर्फ एक को ही अपनी लेडी कहा था और हो सकता है कि उसी के ऊपर उन्होंने मैप भी बनाया हो या फिर कोई क्लू छोड़ा हो। अब ये सभी लोग फ्रांस पहुंच जाते हैं, जहां पे ये लोग एफिल टावर के सामने वाले स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखते हैं। बेन और रायली ऑलमोस्ट ये वर्ड्स देखने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे 2 पुलिस वाले भी पहुँच जाते हैं। लेकिन बेन वहाँ पे काफी समझदारी से बात करता है। वो उन पुलिस वालों से वहीं के रिपब्लिक के बारे में बातें करने लगता है, तो पुलिस वालों को ये बात काफी अच्छी लगती है। अब रायली वहाँ से उस कोड को ले आया था जो कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे उसे मिला था। ये वर्ड्स कुछ फ्रेंच में थे, इसलिए बेन कहता है कि आप क्या मुझे पढ़ के बता सकते हैं। तब वो पुलिस वाले जो पढ़ के बताते हैं वो फिर से एक पहेली होती है और इस पहेली को क्रैक करने के बाद में पता चलता है कि हमें एक ऐसी टेबल ढूंढनी है जो कि जुड़वा है। और अब गाइस इस टेबल के बारे में मैं आपको बताती हूँ। क्वीन ऑफ विक्टोरिया ने अपने समय में 2 सिस्टर टेबल्स बनवाई थी। एक टेबल को रखा गया था लंदन में जो कि बकिंगम पैलेस में थी और दूसरी टेबल रखी गई थी व्हाइट हाउस में, जिसे वहाँ के प्रेसिडेंट यूज करते हैं। अब बेन और रायली को बकिंगम पैलेस पहुँचना था। वहीं पे रखी हुई टेबल के अंदर उन्हें आगे का कोड मिलने वाला था। वहाँ दूसरी तरफ FBI अब विल्किंसन का पता लगाने लगती है कि विल्सन का बैकग्राउंड क्या है। वो एक छोटा मोटा खोजी करता है, यानी कि कुछ एंशिएंट चीजों को बेचा करता है, लेकिन इतने सालों तक उसने उस पेज को संभाल के क्यों रखा और आज इतने सालों बाद में वो उस पेज को लेके क्यों सामने खड़ा हो गया। FBI के पास में ये काफी बड़ा क्वेश्चन था। यहाँ विल्किंसन पहुँच जाता है बेन के फादर के घर पे और उन्हें बेहोश कर देता है। उसके बाद में वो बेन के फादर का एक क्लोन बनाते हैं जिसका पूरा एक्सेस वो अपने फोन के अंदर रखता है। अब यहाँ बेन जब लंदन में था तो उसके पास में उसके फादर का फोन आता है। वो कहता है कि मेरे ऊपर कुछ लोगों ने अटैक किया था, लेकिन मैं बिल्कुल सही हूँ और मेरे घर में कुछ चोरी भी नहीं हुई है। तब बेन वहाँ कहता है कि मैं लंदन में हूँ और मुझे कुछ सुराग मिला है और अभी हम बकिंगम पैलेस जाने वाले हैं। ये सारी बात विल्किंसन भी सुन रहा था। बेन और रायली अब अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके थे। रायली गया वॉशरूम में और एक हैकर की तरह उसने वॉशरूम के अंदर पूरा कैमरा सेटअप कर लिया था और दूसरी तरफ वहाँ पे सिक्योरिटी कैमरेज का भी एक्सेस ले लिया था। वहाँ बेन ने अपने ऊपर थोड़ी अल्कोहल लगा ली थी ताकि वो अरेस्ट हो सके, लेकिन तभी वहाँ पे पहुँच जाती है डॉक्टर चेज। डॉक्टर चेज को बेन के फादर ने भेजा था ताकि बेन वहाँ पे अकेला कहीं फंस न जाए। अब बेन का जो प्लान एग्जीक्यूट करने वाला था उसके अंदर वो डॉक्टर चेज को भी शामिल कर लेता है, लेकिन वो उसे बताता नहीं है। वो वहाँ पे काफी जोर जोर से झगड़ा करने लगते हैं। इसी कारण वहाँ पे पुलिस आके उनको बाहर निकालने लगती है, लेकिन तब बेन वहाँ पे उस पुलिस वाले से काफी ज्यादा बदसलूकी करता है और तभी उन दोनों को पकड़ के जेल के अंदर डाल दिया जाता है। बेन चेज से पूछता है कि तुम्हें कब पता चला कि मैं ये सब एक्टिंग कर रहा था। तो चेज कहती है कि तुम्हारे कान के अंदर जो माइक्रोफोन लगा था वो देखते ही मैं पहचान गई थी कि ये सब तुम जानबूझ के कर रहे हो। तो बेन कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो चेज कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगी। और अब इसके बाद में रायली वहाँ अपने हैक के जरिए से उन सिक्योरिटी के लॉक्स खोल देता है और बेन वहाँ पे फूलों का गुलदस्ता उठा के डॉक्टर चेज के साथ में एक लिफ्ट के अंदर बैठ जाता है। वो दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पे वो टेबल रखी हुई थी। वो उस टेबल को पूरी तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। तब वहाँ पे उन दोनों को एक साइन मिलता है, तो वो रायली को पूछते हैं कि इसके बारे में सर्च करो। तो रायली बताता है कि ये साइन
माइंड जिसका है वो कंपनी किसी भी तरह का फर्नीचर नहीं बनाती थी, बल्कि ये कंपनी लॉकर बनाने में मास्टरमाइंड थी। तभी वहाँ बेन को ड्रॉर मिलते हैं, लेकिन ये ड्रॉर ओपन नहीं हो रहे थे, उसमें किसी तरीके का कोई कॉम्बिनेशन था। तब बेन को याद आता है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे 1876 लिख रखा था। अब जब वो इस कॉम्बिनेशन को मिलाता है तो एक के बाद एक सारे ड्रॉर खुल जाते हैं और आखिर में जो ड्रॉर खुलता है उसमें एक लकड़ी का टुकड़ा मिला था जिसके अंदर 12वीं सदी की लैंग्वेज लिखी हुई थी, जो कि ये लोग नहीं पढ़ सकते थे। अब ये पढ़ते ही ये लोग पहचान गए थे कि सिबोला का खजाना असलियत के अंदर है, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। और तभी राइली वहाँ पे कहता है कि तुम दोनों को जल्दी निकलना पड़ेगा, सिक्योरिटी गार्ड तुम्हें ढूंढने के लिए आ रहा है। राइली वहाँ पे सारे सिक्योरिटी कैमरा को खराब कर देता है, इसी के साथ में फायर अलार्म भी बचा देता है। वहाँ भगदड़ मचने के साथ में ही राइली, बेन और डॉक्टर चेज इसी भीड़ के साथ में बाहर निकल आते हैं। राइली उस लकड़ी के टुकड़े को देख ही रहा था जिसके ऊपर पुरानी लैंग्वेज लिखी हुई थी, लेकिन ये लोग यहाँ पे अकेले नहीं थे, वहाँ पे विल्किंसन भी पहुँच चुका था। और जब बेन से उसकी नजरें मिलती है तो बेन को अब समझ में आ चुका था कि उस खजाने के पीछे और कोई नहीं बल्कि विल्किंसन ही है, इसलिए उसने झूठा इल्जाम लगाया था उसके ग्रैंडफादर पे। अब बेन, चेज और राइली वहाँ से भागने लगते हैं और विल्किंसन उनका पीछा करने लगते हैं। काफी तबाही मचाने के बाद में भी बेन इनके हाथ में नहीं आता है। यहाँ पर अभी तक भी कार रेसिंग चल ही रही थी कि तभी वहाँ पे बेन चीज से पूछता है क्या तुम्हारे फोन के अंदर कैमरा है। तब डॉक्टर चीज कहती है कि ये इस फाइट के अंदर टूट गया है। तभी बेन उस लकड़ी के टुकड़े को अपने फेस के सामने रखता है और बोलता है कि अब हम लोग सिग्नल को तोड़ने वाले हैं। जैसे ही वो लोग सिग्नल को तोड़ते हैं तो उनके कैमरा के अंदर बेन कैप्चर हो जाता है और अब वो राइली को कहता है कि सिक्योरिटी कैमरा के अंदर से मेरी पिक्चर निकालो। और उसके बाद में बेन उस लकड़ी के टुकड़े को सामने दिखाकर पानी के अंदर फेंक देता है। बेन की गाड़ी वहाँ से आगे निकल जाती है, लेकिन विल्किंसन के लोग वहीं रुक जाते हैं और उन्हीं में से एक आदमी पानी के अंदर कूद जाता है और वो लकड़ी के टुकड़े को बचा लेता है। अब ये सभी लोग घर पहुँच गए थे। बेन वहाँ पे एक बुक ओपन करता है और वो बुक ओपन करने से उन्हें पता चलता है कि आज से काफी टाइम पहले एशिया के अंदर करीबन 7 ऐसे देश बनाए गए थे जो कि कम्प्लीटली सोने के ही थे। उस टाइम पे एक शिप हुआ करती थी जो कि पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। उस शिप में से बचे हुए एक इंसान ने कबीले के सबसे बड़े इंसान को बचाया था। उस आदमी ने काफी समय बाद में उस सिबोला के खजाने को खोजा, लेकिन वो कभी भी उसे ढूंढ नहीं पाया और उसके बाद में ये सब कहानियाँ सिर्फ और सिर्फ क्लूज के अंदर दब के ही बंद हो गई। अब इन लोगों को कोई ऐसा इंसान चाहिए था जो कि उस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर लिखी हुई लैंग्वेज को पढ़ सके और अब इन्हें पता था कि इन्हें कहाँ जाना है। ये सभी लोग पहुँच जाते हैं बेन की मॉम के पास में, क्योंकि बेन की मॉम एक ऐसी प्रोफेसर थी जो कि आज से काफी समय पुरानी लैंग्वेजेस भी पढ़ सकती थी। हालांकि बेन के मॉम और डैड अब साथ में नहीं रहते हैं, इसीलिए जैसे ही वो एक दूसरे को देखते हैं तो फिर से झगड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन तब बेन कहता है कि क्या आप मुझे पढ़ के बता सकती है। तब बेन की मॉम जब उसे पढ़ती है तो बताती है कि ये सब कुछ एक सोन चिड़िया के बारे में लिखा हुआ है और ये टुकड़ा पूरा नहीं है। पुराने समय के अंदर कोई भी लोग इसे पूरा एक जगह पे नहीं बनाते थे, ये हमेशा आधे ही होते हैं। क्या तुम लोग सिबोला के खजाने के बारे में तो नहीं बात कर रहे। तब बेन कहता है कि हमने उसे ऑलमोस्ट ढूंढ लिया है, लेकिन अभी भी इसका एक क्लू मिलना बाकी था। तब ये लोग फिर से कहानी के उसी हिस्से पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे क्वीन विक्टोरिया ने 2 टेबल बनाई थी। अब लकड़ी का दूसरा टुकड़ा इन्हें मिल सकता था दूसरी वाली टेबल के अंदर। वहाँ हम देखते हैं कि विल्किंसन के सामने एक एजेंट बैठा था। ये वही एजेंट था जिसने इस चीज का अनाउंसमेंट किया था कि थॉमस गेट्स अब्राहम लिंकन के हत्यारे हैं, यानी कि ये भी विल्किंसन की साजिश में मिले हुए थे, इसीलिए इन्होंने जानबूझ के ये अनाउंसमेंट किया था। यहाँ दूसरी तरफ अब जो दूसरी टेबल रखी हुई थी वो थी व्हाइट हाउस में। तो व्हाइट हाउस में कैसे पहुँचा जाए, तभी ये सब लोग एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देखते हैं जहाँ पे लिखा था कि व्हाइट हाउस में एक बच्चों का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होना बाकी है। और तभी बेन एक प्लान सुझाता है। वो बोलता है कि तुम एक ऐसे इंसान से मिली थी आज से कुछ टाइम पहले जो कि व्हाइट हाउस में ही काम करता है। अब ये सभी लोग पहुंच जाते हैं व्हाइट हाउस, जहाँ पे बेन और चेज मिलते हैं कॉर्नर से। बेन वहाँ पे कॉर्नर को कहता है कि डॉक्टर चेज को ओवल वाला रूम देखना है जहाँ पे क्वीन विक्टोरिया की टेबल रखी हुई है। तब कॉर्नर डॉक्टर चेज को इम्प्रेस करने के लिए इन दोनों को वहीं पे ले जाता है। बेन और चेज उस पूरे कमरे को देख के उसकी तारीफ करने लगते हैं। तभी वहाँ बेन चेज को कहता है कि तुम्हारी इयरिंग खो गई है। अब ये बात सुन के कॉर्नर काफी डर जाता है, क्योंकि पहली बात तो इन दोनों को यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था और दूसरी बात कि यहाँ पे अगर कोई चीज ऐसी गिरी हुई मिल गई तो उसकी नौकरी तो गई समझो। अब सभी मिलके उस इयरिंग को ढूंढने लगते हैं। चेज वहाँ पे कॉर्नर को बिल्कुल बिजी रखने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ बेन उस टेबल की तरफ पहुँच जाता है जहाँ पे वो कॉम्बिनेशन सेट करने की कोशिश कर रहा था। बेन जब उन कॉम्बिनेशन को सेट करके ऑलमोस्ट वो आखिरी बॉक्स खोल देता है जहाँ
जहाँ पे वो लकड़ी का टुकड़ा मिलने वाला था, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही था। यहाँ पे वो लकड़ी का टुकड़ा वाला केस बिल्कुल खाली था और वहाँ पे एक मोहर लग रखी थी। बेन उसी की तस्वीर क्लिक कर लेता है और उसी के बाद में अब ये लोग बाहर आ जाते हैं। वो बाहर आने के बाद में सबको बताता है कि वो ड्रॉर खाली था और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक मोहर लगी हुई थी। कि तभी राइली वहाँ पे कहता है कि क्या तुम लोगों ने मेरी बुक के बारे में नहीं पढ़ा है। अब ये लोग इस बात को सुलझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो मोहर है वो एक ऐसी मोहर है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ही लगा सकते हैं, यानी कि एक ऐसी बुक है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होती है, प्रेसिडेंट के लिए होती है, प्रेसिडेंट के लिए बनाई जाती है। ये बुक एक प्रेसिडेंट दूसरे प्रेसिडेंट को हैंड ओवर करता है। इसके बारे में आम जनता को कुछ भी पता नहीं होता है। वो इसमें ऐसे मामले लिखते हैं जिसके बारे में आज तक किसी को भी नहीं पता होता है। तो चेस कहती है कि तुम इन सब बातों के अंदर क्यों बिलीव करते हो, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। तब राइली कहता है कि यही सब बातें सोच के पिछली बार हमने इतना बड़ा ट्रेजर को ढूंढ निकाला था, तो फिर इस बार क्यों नहीं। ये बात 100% ट्रू है या नहीं है, इसीलिए बेन पहुंच जाता है FBI के ऑफिस के अंदर, जहाँ पे वो सडस्की से मिलता है। अब सडस्की बेन को बाहर ले आता है। वो कहता है कि इस ऑफिस के अंदर मैं एक FBI एजेंट हूँ, लेकिन इस ऑफिस के बाहर मैं तुम्हें कुछ बात बता सकता हूँ। ऐसी बुक असलियत के अंदर है जो कि सिर्फ प्रेसिडेंट की है, लेकिन ये बात सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट जानते हैं, इसके अलावा कोई भी तुम्हें नहीं बता सकता है। अब सभी लोग घर पे बैठ के ये सोच रहे थे कि अगर हमें वो दूसरा लकड़ी का टुकड़ा नहीं मिला तो हम आगे का क्लू कैसे सोच पाएंगे, और इस चीज का जवाब सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास में है, तो मुझे प्रेसिडेंट से मिलना ही होगा। तो वहाँ पे सभी लोग कहते हैं कि प्रेसिडेंट से मिलना कोई मामूली बात बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है कि प्रेसिडेंट तुमसे पर्सनली मिले और ये बताए कि एक सीक्रेट बुक नाम की चीज भी होती है और वो लकड़ी का टुकड़ा उन्होंने कहाँ छुपाया होगा। तो बेन कहता है कि कोई और उन तक पहुँचे उससे पहले मुझे उन तक पहुँचना होगा, इसी कारण मैं उन्हें किडनैप कर लूंगा। ये बात सुनते ही बेन के फादर राइली और चेस काफी ज्यादा भड़क जाते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन ये लोग हार ही नहीं मानते हैं, क्योंकि आने वाले कुछ टाइम के अंदर प्रेसिडेंट का बर्थडे होने वाला था और जिस जगह पे ये ऑर्गेनाइज होने वाला था उसी जगह को ये लोग बुक कर लेते हैं। यानी कि प्रेसिडेंट का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जिन जिन जगहों को चुना गया था वो सारी जगह पहले से ही बुक कर ली गई थी राइली और बेन के फादर के थ्रू। बेन एक ट्रेजर हंटर था, इसीलिए उसे शहर की वो सारी केव्स और सुरंगें पता थी जो कि कहीं से निकलने के बाद में कहीं न कहीं जरूर खुलती होंगी, इसीलिए उन्होंने ऐसी ही जगह पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के बारे में सोचा। अब बेन वहाँ पे पानी के रास्ते से पार्टी प्लेस पे पहुँच जाता है। उसी समय बेन के फादर वहाँ पे गार्ड्स का ध्यान भटका रहे थे। बेन वहाँ कपड़े चेंज करके पार्टी के अंदर पहुँच जाता है और इधर उधर घूमते हुए पहुँच जाता है प्रेसिडेंट के सामने। मैं बेन हूँ जिसने वो नेशनल ट्रेजर को फाइंड किया था। तब प्रेसिडेंट कहते हैं कि हाँ, हमें तुम्हारे बारे में पता है, क्योंकि तुम्हारी फैमिली वाले यानी कि थॉमस कीट्स ने अब्राहम लिंकन के कत्ल में शामिल थे। तब बेन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, लेकिन फिर भी वो प्रेसिडेंट के सामने एक मैप ओपन कर देता है। वो कहता है कि हम एक ऐसी जगह पे हैं जिसके सुरंग के बारे में किसी को भी नहीं पता है। प्रेसिडेंट क्यूरियोसिटी के कारण उसी के पीछे चल पड़ता है। बेन प्रेसिडेंट को एक ऐसी जगह पे ले आया था जो कि काफी ज्यादा पुरानी थी और जहाँ के पत्थर कभी हटे हुए नहीं थे। हालांकि बेन उस जगह को जानता था। अब बेन वहाँ पे प्रेसिडेंट का और इंटरेस्ट लेने की कोशिश करता है, इसलिए वो बताता है कि ये तीर के निशान है, अगर हम इसे सीधा लगाएंगे तो ये आगे का रास्ता खुल जाएगा। प्रेसिडेंट वहाँ अपने गार्ड्स को बाहर ही रोक देता है और उन्हें आगे आने के लिए मना कर देता है। जब वो लोग सही क्लू के अंदर उन छोटे छोटे तीरों को सेट करते हैं तो आगे के पत्थर खुल जाते हैं। जैसे ही प्रेसिडेंट और बेन उस केव के अंदर जाते हैं तो बेन उस केव को बिल्कुल बंद कर देता है और उसी समय प्रेसिडेंट से उन लोगों का लिंक टूट जाता है और वहाँ पे हाई अलर्ट कर दिया जाता है कि प्रेसिडेंट को अगवा कर लिया गया है। अब जब प्रेसिडेंट बेन के सामने खड़े थे तो बेन वहाँ पे पूछता है कि मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है जो कि सिर्फ इसी समय हो सकती है। मुझे आपसे उस बुक के बारे में बात करनी है और इसी के साथ में वो लकड़ी का टुकड़ा भी। तो प्रेसिडेंट कहते हैं कि क्या तुमने मेरी टेबल को देखा, वो भी बिना मेरी इजाजत के। और इसी के साथ में प्रेसिडेंट कहते हैं कि ये सब तुम एक खजाने के कारण कर रहे हो। तो बेन कहता है कि ये सब उस खजाने के लिए नहीं है, बल्कि मेरी फैमिली के ऊपर लगे इल्जामों के कारण है। मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली के ऊपर हमेशा से ये गद्दारी का निशान लगे। तो प्रेसिडेंट कहते हैं कि ऐसी कोई बुक नहीं है जो कि आज तक कोई छुपी हुई है। तब बेन वहाँ पे प्रेसिडेंट को बताता है कि आप चाहे तो मुझे मत बताइए, कोई बात नहीं, आगे जाके एक रास्ता खुलता है जो कि नई सड़क पे मिल जाता है, आप वहाँ से बाहर जा सकते हैं। अब बेन वहाँ पे प्रेसिडेंट को ऑलमोस्ट बाहर ले आता है। तो प्रेसिडेंट कहते हैं कि इससे रिलेटेड बात तुम कुछ भी बाहर नहीं कहोगे और उसके बाद में वो बेन को बताना शुरू करते हैं। वो बेन को कुछ कॉम्बिनेशंस बताते हैं और इसी के साथ में जब बेन पूछता है कि ये बुक कहाँ है तो प्रेसिडेंट बताते हैं कि बुक कहाँ हो सकती है, ये यहाँ की सबसे बड़ी लाइब्रेरी के अंदर है। वो बेन को ऑलमोस्ट सारी चीजें बता देते हैं कि कौन से कॉम्बिनेशन उसे खोलने हैं और कहाँ पे उसे वो बुक मिलेगी। इसी के साथ में वो ये भी कहते हैं पेज नंबर 47 को भी एक बार तुम जरूर देख लेना। अब बेन ये सब कुछ बातें सुनकर अपने फादर
फादर को फोन पे बताता है कि हम लोगों को अब कांग्रेस ऑफ लाइब्रेरी के अंदर जाना है। यहाँ FBI भी अब बेन के पीछे पड़ चुकी थी क्योंकि उसने इतना बड़ा काम किया था, यानी कि उसने प्रेसिडेंट को ही किडनैप कर लिया था। बेन, चेज और राइली अब पहुंच चुकी थी लाइब्रेरी के अंदर, जिसके अंदर सबसे पहले वो X और Y केबिन के अंदर पहुंचते हैं, जहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बुक्स रखी हुई है। अब वो लोग बुक का नंबर देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही बुक वहाँ पे नहीं मिलती है। बाकी सारी बुक्स वहाँ पे थी, लेकिन तब वहाँ पे बेन को बुक्स के ऊपर एक लॉक दिखाई देता है। बेन वहाँ ऊपर चढ़ के सारी बुक्स हटाता है और उस कॉम्बिनेशन लॉक के अंदर कॉम्बिनेशन का नंबर डालता है कि तभी वहाँ पे वो बुक निकल आती है, जिसके बारे में सिर्फ एक थ्योरी बनाई गई थी कि प्रेसिडेंट ने ऐसी कोई बुक भी लिखी है। उस बुक को खोलने के बाद राइली चाहता था कि वो और भी दूसरे किस्से पढ़े, लेकिन इतना समय उन लोगों के पास में नहीं था। अब बेन को वो पेपर मिल जाता है जिसके ऊपर इन्फॉर्मेशन लिखी थी। उस पे लिखा था कि क्वीन विक्टोरिया ने 2 खत लिखे थे जो कि एडवर्ड और बॉलगम को देने वाले थे। इसका मतलब था कि क्वीन विक्टोरिया भी इस खजाने को ढूंढ रही थी। और उसके बाद में वहाँ पे माउंट रशमोर का नाम लिखा गया था कि माउंट रशमोर के अंदर ही उस लकड़ी के टुकड़े को खत्म किया गया था। अब ये सभी लोग सोचते हैं कि माउंट रशमोर भी उस लकड़ी के टुकड़े को क्यों खत्म किया गया था। तब वहाँ पे उन्हें उस लकड़ी के टुकड़े का फोटो मिल जाता है कि उस लकड़ी के टुकड़े को इसलिए बर्बाद किया गया था ताकि वो किसी के हाथ में ना लग सके। अब वो ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। राइली और चेज बेसमेंट में से होके बाहर निकलते हैं। वहीं बेन सबकी नजरों से छुपते छुपाते आगे की तरफ बढ़ रहा था। अब सभी को पता चल चुका था कि राइली और चेज ही बेन को छुपा के अपनी कार में ले जा रहे थे। हाई अलर्ट्स करने पे बैरिकेड ऊपर कर दिए जाते हैं, लेकिन चेज वहाँ पे गाड़ी उछाल के निकाल लेती है और सभी बाकी लोग पीछे रह जाते हैं। बेन के फादर बेन की मॉम को फोन करते हैं कि हम लोग तुम्हारे पास में जल्द ही पहुँचने वाले हैं, हमें वो दूसरा टुकड़ा मिल गया है और तुम्हें उसे पढ़ के बताना है। ये सारी बात विल्किंसन भी सुन रहा था। उन लोगों के पहुँचने से पहले ही वो बेन की मॉम के पास में पहुँच जाता है और वो धमकी देता है अगर तुमने कुछ भी सही बताया तो इनकी जान खतरे में है। अब जब वहाँ पे बेन के फादर पहुँचते हैं तो बेन की मॉम काफी ज्यादा परेशान थी। वो बेन के फादर को कुछ हिंट्स के अंदर उस पहेली का मतलब समझाती है और उसके बाद में वो कहती है कि तुम यहाँ से जल्द ही चले जाओ। अब विल्किंसन बेन की मॉम के सामने आता है। वो कहता है कि अब जो अगला क्लू है वो सब कुछ इस लेटर के अंदर लिखा है, यानी कि क्वीन विक्टोरिया ने बॉलगम को जो लेटर लिखा था वो मेरे पास में है। इसके बाद का सारा रास्ता सिर्फ मुझे पता है और अब मैं इसे भी जला दूंगा। तो इसका मतलब है दुनिया के अंदर अब वो आखिरी इंसान मैं ही हूँ जिसे सिबोला के बारे में पता है। अब इधर एक तरफ विल्किंसन बेन की मॉम को लेके पहुँच जाता है माउंट रशमोर। दूसरी तरफ जैसा कि बेन की मॉम ने पहेली में बेन के फादर को बताया था तो वो पहेली बेन सुलझा लेता है और वो भी अब माउंट रशमोर पहुँच जाता है। बेन की और विल्किंसन की आपस में बहस हो जाती है। बेन कहता है कि अब जब तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन है ही तो तुम्हें क्यों नहीं आगे जाके सारा गोल्ड ढूंढ लेते हो। तो विल्किंसन कहता है कि आगे जाके पहेलियां तुम्हें सुलझानी है तो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो बेन कहता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो तुम्हें गन्स और तुम्हारे गार्ड्स को यहीं छोड़ के जाना होगा। और अब ये सभी लोग उन माउंटेन्स पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे इन्हें दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखता है। इन माउंटेन्स के बीच में कहाँ से सोने की खदानें इन्हें मिल जाएगी, ये सब चीज किसी की भी समझ में नहीं आ रही थी। अब विल्किंसन वहाँ पे पहेली बताता है जो कि उस लेटर के अंदर लिखी थी। वो बताता है कि सूरज और जमीन की बारिश के अंदर कुछ चमकता हुआ मिलेगा। तब बेन इसे सुलझा लेता है और उन माउंटेन्स के ऊपर पानी डालने लगता है और तभी उसके बाद में उन माउंटेन का कलर चेंज होने लगता है। तब चीज को वहाँ पे एक शेप बना हुआ दिखता है जो कि गरुड़ का था। अब सभी लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तब विल्किंसन आगे की पहेली बताता है कि अपना हाथ गरुड़ के दिल को दे दो। इसका मतलब था कि जो शेप बना हुआ था उसके अंदर हाथ डालना था। अब बेन जब वहाँ पे हाथ डालता है तो सभी लोग डरे हुए थे। बेन को वहाँ पे एक पत्थर मिलता है जिसे अपनी तरफ आगे करने पे एक रास्ता खुल जाता है। अब सभी लोग उस रास्ते में आगे बढ़ने लगते हैं। ये एक ऐसा केव था जिसे अभी तक किसी ने भी एक्सप्लोर नहीं किया था। राइली गलती से एक खम्भे के ऊपर बंधी रस्सी के ऊपर हाथ लगा देता है कि तभी वो रस्सी टूट जाती है और पीछे जाने का रास्ता बंद हो जाता है। सभी उस रास्ते को खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विल्किंसन वहाँ पे कहता है कि अब ये रास्ता तो वहीं खुलेगा जब तक हम लोग सिबोला का गोल्ड ढूंढ नहीं लेते हैं। अब सब लोग आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें एक मूर्ति दिखाई देती है। इस समय डॉक्टर चेज, बेन, राइली और विल्किंसन आगे की तरफ थे, जबकि बेन के मॉम और डैड थोड़े पीछे थे। जब ये चारों आगे बढ़ते हैं कि तभी ये लोग एक स्लोव के कारण नीचे गिर जाते हैं। ये एक स्क्वायर का काफी ज्यादा बड़ा पत्थर था। अब ये चारों सबसे पहले अपना बैलेंस बनाते हैं क्योंकि नीचे गिरते ही इन चारों की मौत होनी तय थी। तभी वहाँ बेन को सीढ़ियाँ दिख जाती है। बेन वहाँ से आगे जाने की कोशिश करता है, लेकिन विल्किंसन वो पूरा का पूरा बैलेंस बिगाड़ के वो भी आगे आ जाता है। वो कहता है कि जब तक मैं आगे नहीं जाऊंगा तब तक कोई भी आगे नहीं जाएगा। बेन को ये बात माननी पड़ती है। इसी कारण बेन अब बैलेंस बनाता है और वहाँ से विल्किंसन को आगे भेजने की कोशिश करता है। इधर दूसरी तरफ बेन के मॉम और डैड भी एक दूसरी सुरंग को खोदने की तैयारी करते हैं। शायद हो सकता है कि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता मिल
जाता उन्हें। यहाँ बेन, राइली और चेज विल्किंसन को आवाजें देते हैं, लेकिन सामने से कोई आवाज नहीं आती है। तो अब उन्हें लगता है कि इस सीसॉ पे किसी न किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि हम एक साथ तीनों सीढ़ी पे नहीं चढ़ सकते। तब राइली कहता है कि तुम लोग मुझे लेने जरूर आना। इसका मतलब था कि राइली वहाँ पे रुकने वाला था। अब चेज वहाँ से आगे बढ़ती है और सीढ़ी को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो नीचे ही लटक जाती है कि तभी विल्किंसन आके उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे ऊपर की तरफ खींच लेता है। दूसरी तरफ जहाँ वो सीसॉ वाला पत्थर झूल रहा था, उसकी लकड़ियाँ भी काफी ज्यादा कमजोर थी और धीरे धीरे टूटने लगी थी। इधर बेन कहता है कि राइली अब तुम जंप करो। राइली भी वहाँ से आगे भागता है और जंप करता है। बेन ऑलमोस्ट वहाँ पे जंप करके आगे पहुँचने ही वाला था, लेकिन तब तक चारों केव की एक बहुत ही बड़ी सी जगह पे पहुँच जाते हैं। इधर दूसरी तरफ बेन के मॉम और डैड को भी एक ऐसी जगह मिलती है जिसकी दूसरी तरफ जाने के लिए उन्हें झूल के जाना पड़ेगा और बीच में काफी बड़ी खाई थी। बेन के फादर वहाँ पे एक डाल से लटकते हैं और उनकी मॉम को ले जाके दूसरी तरफ पे पहुँच जाते हैं। इधर ये चारों अब उस जगह को देखने की कोशिश कर रहे थे। वो देखते हैं कि यहाँ के आसपास सिर्फ और सिर्फ पानी है, लेकिन ये पानी भर नहीं रहा है, जिसका मतलब है कि पानी कहीं बाहर भी निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी गोल्ड नहीं है। तब वहाँ पे बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा सा पहिया रखा हुआ था, जिसे गोल घुमाने के ऊपर ही आगे का रास्ता पता चलना था। अब ये जब पहिया घुमाते हैं तो सारा पानी निकलना बंद हो जाता है और ये लोग जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इन्हें अब वही पिरामिड मिलता है जो कि सिबोला का था। यानी कि अब इन्हें सिबोला का सोने से भरा हुआ शहर मिल चुका था। हर तरफ चीजें सोने से बनी हुई थी। और तभी वहाँ पे दूसरी तरफ बेन के मॉम और डैड भी पहुँच जाते हैं। ये सभी लोग आपस में मिलकर काफी ज्यादा खुश थे। बेन की मॉम कहती है कि इसे स्टडी करने पे हमें दुनिया की सबसे पुरानी लैंग्वेजेस और उनकी लाइफस्टाइल के बारे में पता चलेगा। ये चीजें सोने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट और कीमती है, लेकिन ट्रेजर तक पहुंचना ही इतना आसान नहीं था। यहाँ से निकलना भी अभी नहीं जरूरी था। विल्किंसन को अब अपनी गलती का एहसास भी हो चुका था। वो बेन को कहता है कि मुझे बस यहाँ तक पहुँचना था, इसी कारण मैंने थॉमस गेट्स के ऊपर इल्जाम लगाए थे। अब जिन चट्टानों से इस पानी के रास्ते को रोका गया था, वो पानी के प्रेशर के कारण टूटने लगती है और अब इन सभी लोगों को बाहर जाने का रास्ता देखना था। तब बेन के फादर उस पानी के अंदर एक नोट फेंकते हैं और उससे पता चलता है कि ये जिस टावर के ऊपर खड़े हैं वहीं से पानी का एग्जिट है। अब ये सभी लोग एक ऐसे कमरे के अंदर पहुंच जाते हैं जहां से बाहर निकलने के लिए इन्हें एक गोल चक्री घुमानी पड़ेगी। इस गोल चक्री को घुमाने के ऊपर एक बड़ा सा दरवाजा खुलेगा, लेकिन ये दरवाजा अगर खुला रहा तो दूसरी तरफ भी पानी भर जाएगा और दोनों ही तरफ पानी भरने से सब लोग मर जाएंगे। विल्किंसन तभी वहाँ पे चेस की गर्दन पे चाकू रख देता है और बोलता है कि यहाँ पे सबसे पहले मैं ही निकलूंगा, उससे पहले अगर कोई निकला तो इसे मैं मार डालूंगा। बेन कहता है कि ठीक है, सबसे पहले तुम ही निकलोगे, लेकिन इसे छोड़ दो। अब बेन और विल्किंसन उस लकड़ी के टुकड़े को गोल घुमाते हैं जिससे कि वो भारी दरवाजा खुल जाए, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि धीरे धीरे बेन के मॉम, डैड, राइली और चेज बाहर की तरफ निकल जाते हैं। अब आखिर के अंदर बेन और विल्किंसन ही बचते हैं। पानी का बहाव तेज था, इसी कारण बेन भी उसी गेट के अंदर फंस जाता है। तब बेन कहता है कि मैं यहीं पे रुकूंगा, विल्किंसन तुम चले जाओ। तो विल्किंसन कहता है कि हम दोनों में से सिर्फ एक ही इंसान बच सकता है। अगर ये गेट बंद नहीं हुआ तो उस कमरे के अंदर भी पानी भर जाएगा और तुम सब लोग बेमौत मारे जाओगे। इससे अच्छा है कि बेन तुम चले जाना, लेकिन याद रखना इस सिबोला की खोज के अंदर विल्किंसन फैमिली का भी नाम होना चाहिए। और तभी विल्किंसन वहाँ पे अपनी सारी की सारी पावर लगा के उस गेट को ओपन करता है। जैसे ही बेन वहाँ से बाहर निकलता है और वो गेट बंद कर देता है, विल्किंसन उसी पानी के बहाव में वहाँ पे मर जाता है और बेन दूसरी तरफ पहुँच जाता है। अब ये पांचों लोग बिल्कुल सेफ थे और इन्हें सूरज की रोशनी भी दिख रही थी, यानी कि ये लोग बाहर पहुँच चुके थे। अब बेन वहाँ कॉल करके FBI के एजेंट से बात करता है। वो कहता है कि हमने फिर से इस बार सोने का शहर ढूंढ लिया है। तो सडस्की कहता है कि अरेस्ट तो तुम्हें होना ही पड़ेगा, तुमने आखिर प्रेसिडेंट को जो किडनैप किया है। अब बेन, चेज और राइली को प्रेसिडेंट के सामने ले जाया जाता है। तो प्रेसिडेंट कहते हैं कि हाँ, मैं किडनैप तो हुआ था, लेकिन इस आदमी ने तो मेरी मदद की थी मुझे बाहर निकालने में। इसका मतलब था कि प्रेसिडेंट ने बेन के ऊपर से सारे इल्जाम हटा दिए थे। और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट अब ये भी बताते हैं कि अगले दिन के अखबार के अंदर थॉमस गेट्स के ऊपर के सारे इल्जाम हट चुके थे और साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि वो सिविल वॉर के हीरो थे जिन्होंने KGS को सिबोला के बारे में कुछ भी पता नहीं चलने दिया था। और इसी के बाद में अब बेन के मॉम और डैड पहुंच जाते हैं उसी केव के अंदर जहाँ पे वो सारा का सारा सोना रखा हुआ था। बेन की मॉम उस पुरानी एशियंट लैंग्वेज को लेके काफी ज्यादा पॉसेसिव थी, इसीलिए वो हर इंसान को डांट रही थी कि इन्हें अच्छे से रखो। तो वहीं दूसरी तरफ अब राइली के पास में भी उनके फैन पहुंच चुके थे। राइली को लगता था कि उसे कोई भी नहीं जानता है कि तभी एक लड़की उससे आके ऑटोग्राफ मांगती है और यहाँ अब बेन और चीज के बीच में भी सब कुछ ठीक हो जाता है। वो दोनों फिर से एक कपल बन जाते हैं। कहानी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि राइली के पास उसकी कार वापस आ जाती है जो कि प्रेसिडेंट का एक गिफ्ट था, एक टैक्स फ्री कार। और यहीं पे दोस्तों हमारी ये नेशनल ट्रेजर की सेकंड कहानी भी खत्म होती है। तो दोस्तों आप